अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 के लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपको साइंस से होगा, है ना। साइंस का क्लास चलता है ना, और डेली 7:30 बजे चलता है। आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वहाँ पे इस क्लास को आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, जिसका आप सर्च मार के कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं उससे टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, है ना। या फिर टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च मारिए कि रिप्लिकेशन ऑफ मनु, है ना, और इस तरीके से मेरा लोगो आ जाएगा। उस लोगो पे क्लिक कीजिएगा, है ना। उस पे क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। ज्वाइन करने का कोई भी फीस उस नहीं लगता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं सर्च मार के, तो आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से एरो दिख रहा है ना, उस एरो पे टैप कीजिए, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आप लोग डेली 7:30 बजे जुड़िए। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला देखिएगा कि आप लोगों को जो है यहाँ पे सिलेबस कभी नहीं भूलना है ना। सिलेबस 2 घंटा 15 मिनट टाइमिंग रहेगा, 450 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को जो है 15 क्लास हो चुका है। आज ये 16वां क्लास है। अगर आप 15 क्लास को नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए और सारे क्लास को कर लीजिए, और डेली लाइव 7:30 बजे आप लोग जुड़िए, है ना। तो चलिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन परिक्रमा पथ का आकार तय करता है, बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन परिक्रमा पथ का आकार तय करता है, बताइए तो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद अजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं, प्रियंका कुमारी आ चुके हैं, ताजवाली जी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आ चुके हैं, निशा यादव, प्रिंस कुमार सुमन, ये सभी लोग आ चुके हैं। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो जी हाँ मेरे दोस्त, जो भी लोग आप लोग कह रहे हैं कि सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तय करता है, तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और इसका राइट आंसर जो हो गया माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा सर, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। इनमें से कह रहा है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है परिक्रमा पथ का आकार तय करता है ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और 2 नंबर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? तो ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये आपसे पूछ रहा है, कह रहा है एड्स में कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती है, बताइए तो। किसी आदमी को जो है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, जो कि एक एड्स यानी कि एसटीडीएस रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये आदमी को हो जाता है एड्स, किसी आदमी को हो जाता है, तो वो आदमी में जो है कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, बताइए तो। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, उसके बाद आरबीसी, बताइए तो कौन सा सेल डेड हो जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स लिम्फोसाइट हो जाएगा, है ना। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका टी लिम्फोसाइट होता है ना, तो टी यहाँ पे छूटा हुआ है, टी लिम्फोसाइट, है ना। टी लिम्फोसाइट यानी कि लिम्फोसाइट भी इसको बोल सकते हैं ना, या फिर टी लिम्फोसाइट भी इस कोशिका को बोला जाता है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, टी लिम्फोसाइट रहे तो टी लिम्फोसाइट टिक कीजिएगा, या फिर सीधे लिम्फोसाइट रहे तो आप लोग लिम्फोसाइट्स को टिक कर सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर सी नंबर, जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो हो गया, यानी कि एड्स में जो है लिम्फोसाइट कोशिका जो है नष्ट हो जाती है ना। अगर कोई आदमी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको एड्स के नाम से जाना जाता है ना, एड्स आ गया, गोनोरिया आ गया, और भी बहुत सारे रोग है जो कि आते हैं ना ये, लेकिन ये दोनों जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर ये किसी व्यक्ति को हो जाए तो ये ठीक नहीं होता है ना। तो इसका लक्षण भी 1 से 2 साल के बाद पता चलता है। ये मतलब बीमारी जब पूरा शरीर में घुल जाता है तब जाके जो है बीमारी का लक्षण पता चलता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, आप लोग इससे बच के रहिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एड्स जो है, एड्स बीमारी में जो है टी लिम्फोसाइट कोशिका जो है, टी लिम्फोसाइट या फिर लिम्फोसाइट सेल जो है नष्ट हो जाता है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर, उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है। आप लोग
अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है धातु, क्या ये फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, द्रव धातु का उदाहरण है बताइए। तो द्रव धातु का एक उदाहरण है बताइए। तो टीन है, ब्रोमीन है, मरकरी है, सल्फर है बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सर द्रव का एक उदाहरण जो है ये तो मरकरी ना हो जाएगा सर, तो बिल्कुल राइट आंसर ना दे रहे हैं आप, तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप, है ना। प्रियंका कुमारी, ताज वाली, निशा यादव, प्रिंस कुमार सुमन, है ना, अंजल प्रीतम, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि द्रव धातु का एक उदाहरण जो है वो मरकरी है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जी हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर सी नंबर है। चलिए इसको याद रखिएगा आप लोग, यानी कि मरकरी जो है एक द्रव धातु का उदाहरण है, यानी लिक्विड मेटल का जो है एग्जाम्पल है वो मरकरी है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, मोनिका कुमारी भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, है ना। जल की बूंदे, क्या जल की बूंदे किस कारण से गोलीय होती है। जल का जो बूंद होता है ना वो गोल काहे होता है, यानी बारिश का जो बूंद होता है वो गोल काहे होता है, या फिर जल का बूंद भी आप बोल सकते हैं कि जल का जो भी बूंद गिरता है वो गोल काहे होता है। जब वर्षा गिरता है तो वो भी गोल गिरता है ना। जब कोई पानी गिरता है यानी कि एक छोटा सा पानी का मतलब बूंद टपकता है तो वो गोल होता है। क्यों गोल होता है भाई, तो इसका कारण क्या है, गोल होने का कारण क्या है बताइए। तो आप लोग क्या गोल होने का जो है गोल होने का कारण क्या है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में कह रहा है पृष्ठ तनाव है, निम्न ताप है, वायु प्रतिरोध है, श्यानता है ना। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव हो जाएगा ना सर। ये क्वेश्चन तो पिछले क्लास में भी आया था, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, है ना। आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, है ना। तो जो भी लोग कह रहे हैं सर ए नंबर होगा उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है रक्त, क्या ब्लड का रंग जो है, ब्लड का कलर जो है लाल क्यों दिखता है, यानी रेड क्यों दिखता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। प्लाज्मा के कारण दिखता है, ये आपको बायो और लॉजी से क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन जो है आपको बायोलॉजी से है ना। तो बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन ना छूटे मेरी ये गारंटी है ना। तो चलिए रक्त का रंग जो है, रक्त का रंग यानी ब्लड का रंग जो है लाल क्यों दिखता है बताइए। तो प्लाज्मा के कारण दिखता है, WBC के कारण दिखता है ना, प्लेटलेट्स के कारण दिखता है, उसके बाद आपको हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग तो है ना। तो जो भी लोग कह रहे हैं सर ये तो ब्लड का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का लाल रंग होता है। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाए तो उसका लाल रंग नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन जो है लाल रंग का कारण है, तो इसका याद रखिएगा आप लोग, ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है लाल रंग का कारण है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन खुल के आ चुका है आपके स्क्रीन पे और यह आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, BCG, क्या BCG का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है बताइए। तो BCG का टीका जो लगता है वो किसके विरुद्ध में जो है रोधक क्षमता यानी प्रतिरोधक यानी कि एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त माना जाता है ना। इसका राइट आंसर ये आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन है ना। ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपको बायोलॉजी से है, क्या बायोलॉजी से है और ये आपको जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि एंटीबॉडी, क्या एंटीबॉडी आपको जो है एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी जो है क्या माय डियर फ्रेंड्स, एंटीबॉडी जो है BCG का टीका जो है किसके विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है बताइए। तो टेटनस के लिए, पोलियो के लिए, तपेदिक जिसको TB भी बोलते हैं ना, TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस है ना, ट्यूबरक्लोसिस उसके बाद डी में कह रहा है टाइफाइड बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स BCG का टीका क्यों लगता है बच्चों में, तो ये आप लोग आंसर दीजिएगा तो है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि BCG का टीका जो है ये टीबी के विरुद्ध जो है एंटीबॉडी को उत्पन्न करने यानी कि तबे, इसका टीबी का दूसरा नाम जो है हिंदी में तपेदिक भी बोलते हैं ना, और इसको जो है इंग्लिश में TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के नाम से बोलते हैं। ये खतरनाक बीमारी है ना, इसमें क्या होता है कि ब्लड आने लगता है ना, मतलब कि कफ के माध्यम से जो है ब्लड आने लगता है, बलगम आने लगता है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इसके लिए जो टीका लगाया जाता है वो आपको जो है BCG का टीका लगाया जाता है ना। एंटीबॉडी जो उत्पन्न करता है शरीर में वो BCG जो है एंटीबॉडी को एक्टिव करने का काम करता है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग
है ना। तो बीसीजी का संबंध जो है किससे है, तो टीबी से है, यानी ट्यूबरक्लोसिस से है। चलिए, मोनिका कुमारी, प्रियंका कुमारी, ताज वाली, निशा यादव, प्रिंस कुमार सुमन, रौनक कुमार, रोशनी परवीन, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। क्या धोबन सोडा, लीजिए केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछ दिया, ये लीजिए केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछ दिया, है ना, केमिस्ट्री से। लीजिए इसका जवाब दीजिए आप लोग, है ना। धोबन सोडा यानी कि आप लोग जो कपड़ा धोते हैं उसको धोबन सोडा के नाम से जाना जाता है ना। तो धोबन सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है ना। तो ये नॉर्मल लाइफ से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी सही जवाब देंगे इसका, है ना। तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम जो है वो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, और उसके बाद डी में कड़ा है सोडियम ऑक्साइड है। बताइए तो क्या है धोबन सोडा का रासायनिक नाम, क्या है हमारे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो आप लोग पिछले क्लास में भी इस क्वेश्चन को किए होंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका रासायनिक नाम जो हो जाएगा धोबन सोडा का, तो हम लोग मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम से। तो बिल्कुल राइट है आपका आंसर, है ना। आपको 5 नंबर मिल गया। तो चलिए, प्रियंका कुमारी, ताज वाली, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, है ना। निशा यादव, निशा चौहान, ये सभी लोग आ चुके हैं। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। तो इसका जो रासायनिक नाम है धोबन सोडा का, वो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है भाई, तो ये आपसे पूछ रहा है बैटरी के ऋण ध्रुव, यानी कि कोई भी बैटरी है ना, कोई भी बैटरी है और इसके प्लस माइनस क्या ऋण यानी कि माइनस, ऋण यानी कि माइनस ध्रुव से जुड़े, क्या माइनस ध्रुव से जुड़े, क्या माइनस ध्रुव से जुड़े, माइनस ध्रुव से जुड़े, क्या माइनस ध्रुव से जुड़े, यानी कि ऋण आवेश से, ऋण यानी कि ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कहा जाता है, इसको जो है इसको क्या कहा जाता है, वाट, है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको आप लोग को पूछ रहा है ना। ऋण वाला जो पोल होता है, माइनस वाला जो पोल होता है यानी ध्रुव होता है, उसको क्या कहा जाता है बताइए तो। उस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है बताइए तो। कैथोड कहा जाता है केमिस्ट्री में, है ना। इलेक्ट्रोप्लेट कहा जाता है, आयतन कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है ना। तो आप लोग को इसका राइट आंसर देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो अभी लोग टिक कर रहे हैं, कैथोड एनोड होता है ना, प्लस वाले को जो है एनोड कहा जाता है, क्या प्लस वाले को एनोड कहा जाता है, और माइनस वाले को जो है कैथोड कहा जाता है ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी कि बैटरी के ऋण आवेश यानी कि ध्रुव वाला जो, यानी कि ऋण वाला यानी माइनस वाला जो पोल होता है, उसको जो है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, तो ये जो कहते हैं कैथोड कहते हैं ना। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, निशा यादव, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। ताज वाली, रौनक कुमार, रोशनी परवीन, ये सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं सर ए नंबर होगा, यानी कि कैथोड बोलते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप लोग का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। क्या कह रहा है, बिट्स का अर्थ है, बिट्स का क्या अर्थ है बताइए तो। बिट्स का अर्थ क्या है बताइए आप लोग, है ना, बताइए जरा, बिट्स का क्या अर्थ है बताइए तो। बाइनरी डिजिट्स है, उसके बाद बाइनरी टैक्सेस इंटरचेंज सिस्टम है। बताइए तो बाइनरी ये आपको फिजिक्स से क्वेश्चन है। बाइनरी क्या है, बाइनरी इंटरचेंज ट्रांसफर सिस्टम है। उसका डी में कह रहा है बाइनरी इंटर ट्रांसफर सिस्टम है। बताइए तो, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिए। बिट्स क्या है बताइए, बिट्स जो है ये क्या है, तो ये जो है बाइनरी डिजिट्स है ना। बाइनरी डिजिट्स क्या है, बिट्स है। बिट्स जो है एक प्रकार का बाइनरी डिजिट है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है हमारी फ्रेंड्स, है ना। तो ए नंबर बिल्कुल राइट है आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और यह आपसे पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। बताइए तो न्यूटन मीटर जो है किसकी, न्यूटन मीटर इकाई जो है नहीं है, क्या नहीं है बताइए तो आप लोग। किसका नहीं है, तो बल का नहीं है, बल आघूर्ण का नहीं है ना। टॉर्क यानी कि कार्य यानी कि वर्क, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। बताइए तो किसका नहीं है ना। न्यूटन मीटर जो है यूनिट है, किसका यूनिट नहीं है, ये आपको टिक करना है। हाँ वाला मत टिक कीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड जो भी लोग कह रहे हैं कि सर न्यूटन मीटर तो बल का हो जाएगा, है ना, यानी कि फोर्स का जो है न्यूटन मीटर है ना। फोर्स का जो मात्रक है वो यूनिट है, वो आपको न्यूटन मीटर नहीं है ना। फोर्स का मात्रक क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा कि न्यूटन है ना। फोर्स का मात्रक जो हो गया न्यूटन है, लेकिन न्यूटन मीटर जो है फोर्स का मात्रक नहीं है। चलिए आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
तो चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और यह आपसे पूछ रहा है, पराशरय ध्वनि, क्या पराशरय ध्वनि सुनी जा सकती है बताइए। तो पराशरय ध्वनि जो होता है यानी पराशरय साउंड जो होता है कुत्तों के द्वारा सुना जाता है, यानी डीओजी के द्वारा सुना जाता है। यह आपको फिजिक्स से क्वेश्चन है ना, मनुष्य यानी कि ह्यूमन के द्वारा माइक्रोफोन की सहायता से, है ना, किसी के द्वारा नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स डी तो होगा नहीं कतई, तो इसलिए हमने डी को काट दिया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है, ये तीनों ए बी सी में से ही कोनो होगा, है ना। पराशरय ध्वनि जो सुनी जा सकती है वो किसके द्वारा सुनी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स ये क्या होता है कि डीओजी जो होता है ना, डीओजी यानी कि हम लोग के घर में जो डीओजी होता है, आप लोग डीओजी अगर पाले हुए हैं तो उसको क्या होता है, डीओजी को क्या होता है कि पराशरय ध्वनि जो है सुनाई देता है, लेकिन हम लोग को पराशरय ध्वनि जो है सुनाई नहीं देता है ना। और डीओजी जो है, डीओजी का सूंघने का क्षमता जो है काफी ज्यादा होता है ना। तो चलिए याद रखिएगा, कुत्तों को जो है पराशरय ध्वनि सुनाई देता है लेकिन हम लोग को सुनाई नहीं देता है ना। याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि कुत्तों यानी कि डीओजी को जो है, डीओजी को पराशरय ध्वनि जो यानी डॉग को जो है पराशरय ध्वनि सुनाई देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन खुल चुका है आपके स्क्रीन पे और ये क्वेश्चन भी आपको फिजिक्स से ही है ना। करा ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है बताइए। तो ताप का, माध्यम का, दाब का, आर्द्रता का, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कर रहे हैं दाब यानी कि प्रेशर ना, तो प्रेशर जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेशर का प्रभाव जो है ध्वनि पर नहीं पड़ता है ना, बाकी माध्यम का पड़ता है, आर्द्रता का पड़ता है, ताप का पड़ता है ना। तो यहाँ पे दाब का प्रभाव जो है यानी प्रेशर का प्रभाव जो है, क्या प्रेशर का प्रभाव जो है ना, प्रेशर का प्रभाव जो है ये ध्वनि यानी कि साउंड के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है ना। प्रेशर का प्रभाव साउंड के वेग पे नहीं पड़ता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर ऑप्शन सही है, तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है और आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजदार है और ये क्वेश्चन जो है आपको बायोलॉजी से है, क्या बायोलॉजी से है ना, बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है, आप लोग को छोड़ के नहीं आना है। सामान्य मानव का ब्लड प्रेशर होता है बताइए तो कितना होता है, 110/80 होता है, 100/90 होता है, 80/110 होता है और 90/100 होता है बताइए। तो सिस्टोलिक, देखिए सिस्टोलिक होता है, एक होता है सिस्टोलिक ऊपर वाला जो होता है ना सिस्टोलिक होता है, और सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक जो होता है डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक बट्टा डायस्टोलिक होता है मानव का ब्लड प्रेशर, है ना। तो सिस्टोलिक जो है 120 होना चाहिए, कितना 120 होना चाहिए, है ना, 120 होना चाहिए, और डायस्टोलिक जो है 80 होना चाहिए, यानी कि ए नंबर ऑप्शन लगभग में सही है ना, मिला जुला के सही है। यहाँ पे दूर रहता तो बिल्कुल राइट है ना। तो यहाँ पे ए नंबर जो है बिल्कुल मिला जुला के ठीक है, अगर 110 तो भी आप टिक कर दीजिएगा, लेकिन ये बीपी जो है यानी ब्लड प्रेशर जो है लो है ना, 110 रहता है तो थोड़ा लो माना जाता है ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। एक्यूरेट जो है यानी थोड़ा कम बेस होते रहता है मानव में ब्लड प्रेशर। आप दौड़ के आइएगा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, आप नॉर्मल रहिएगा ब्लड प्रेशर हो सकता है कि लो रहेगा, है ना। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने बॉडी को मेंटेनेंस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि 120/80 होता है, यानी सिस्टोलिक जो है 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक जो है 80 होना चाहिए। तो एक मतलब नॉर्मल माना जाता है ना, सामान्य मानव यानी कि नॉर्मल मानव जो होता है उसका ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 हो रहता है ना। इससे थोड़ा कम ऊपर नीचे रह सकता है, 10 कम ऊपर नीचे रह सकता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, है ना, 10-5 ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रह रहे हैं, खान पान पे ध्यान दे रहे हैं या ये सभी चीज पे ध्यान देते रहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिपल बॉन्ड, ये आ चुका है आपके स्क्रीन पे केमिस्ट्री से क्वेश्चन, क्या केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, क्या ट्रिपल बॉन्ड में होता है, क्या होता है बताइए। तो मीथेन होता है, इथेन होता है, एसिटिलीन होता है, ब्यूटेन होता है, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड में जो है यानी त्रिआबंध में जो है क्या होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ब्यूटेन ना होगा, तो जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, इसका राइट आंसर ब्यूटेन ही होगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड में जो है ब्यूटेन होता है ना, याद रखिएगा। यानी सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं, सॉरी ब्यूटेन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ब्यूटेन नहीं होता है। जो भी लोग कह रहे हैं कि इथेन होगा, जो भी लोग कह रहे हैं सर ट्रिपल बॉन्ड इथेन होता है ना, तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर यानी बी
सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एसिटिलीन होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एसिटिलीन होता है ट्रिपल बॉन्ड में, जो है एसिटिलीन होता है, क्या एसिटिलीन होता है ट्रिपल बॉन्ड में, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ना ही मीथेन होता है, ना ही इथेन होता है, ना ही ब्यूटेन होता है, क्या होता है ये आपको होता है एसिटिलीन, है ना। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, क्या केमिस्ट्री में भी ये आपको क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। डैश डैश, क्या डैश डैश कर रहा है, डैश डैश एक अर्धचालक का उदाहरण है, बताइए तो। यह आपको फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया, है ना, फिजिक्स से ये क्वेश्चन आ गया आपको, है ना, फिजिक्स से ये क्वेश्चन आ गया। एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, प्लास्टिक है, उसके बाद कॉपर है, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स। डैश डैश एक अर्धचालक का उदाहरण है ना, अर्धचालक यानी कि अर्धचालक जिससे होके करंट पास नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन आपसे फिजिक्स से पूछा जा रहा है ना, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है माय डियर फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर तो आप लोग एक के बार में टिक कर रहे होंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सर प्लास्टिक सिलिकॉन जो है, तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं कि सिलिकॉन हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। यानी कि अर्धचालक का उदाहरण जो है ये सिलिकॉन है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। क्या रहा है गामा किरणें, क्या गामा किरणें, क्या कह रहा है गामा किरणें होती है, बताइए तो क्या होती है। उच्च ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन्स होती है, निम्न ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन्स होती है, उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन्स होती है, और डी में कह रहा है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय वेव्स होती है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो ये क्या होता है, गामा किरणें जो होता है ना, ये आपको होता है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय वेव होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना। हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव जो होता है ये आपको होता है गामा किरणें, है ना। यानी कि उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है ये आपको गामा किरणें होती है। यानी डी नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, श्वेत रुधिराणु यानी कि श्वेत ब्लड वेसल्स, है ना, श्वेत ब्लड वेसल्स जो है श्वेत ब्लड वेसल्स का मुख्य उदाहरण उद्देश्य क्या है, बताइए तो। पोषक का वहन करना, संक्रमण से लड़ना, है ना, ऑक्सीजन का वहन करना, और शक्ति प्रदान करना मानव को, है ना, बताइए तो इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा श्वेत रुधिराणु का जो वर्क है, रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या होता है पता है आपको, संक्रमण से जो है ये बचाता है ना। श्वेत रुधिराणु यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल वो आपको क्या करता है कि संक्रमण से लड़ता है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, संक्रमण से लड़ना, है ना। श्वेत रुधिराणु जो है ये आपको संक्रमण से लड़ता है ना, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने GF BF जिसको शेयर करना है कर दीजिए, है ना, लेकिन कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है डैश डैश में बाधा उत्पन्न होने वाले हृदय घात होता है, बताइए तो। फुफ्फुस धमनी होता है, हृदय धमनी होता है, हृदय शिरा और फुफ्फुस शिरा होता है, बताइए तो। डैश डैश में बाधा उत्पन्न होने से हृदय घात होती है, बताइए तो। किसमें बाधा उत्पन्न हो जाता है, तो हार्ट फेल्यूर हो जाता है ना, हृदय घात यानी हार्ट फेल्यूर, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, है ना। किसमें बाधा उत्पन्न हो जाता है, तो हार्ट अटैक आता है आदमी को, बताइएगा। हार्ट अटैक आता है किससे, है ना, किसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाएगा आदमी को। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो जो भी लोग कर रहे हैं हार्ट धमनी, जो भी लोग ठीक कर रहे हैं सर हार्ट धमनी में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हार्ट अटैक आ सकता है, आ जाता है मानव को, है ना, होता है मानव को, हार्ट अटैक होता है मानव को। जब जो है हृदय धमनी में प्रॉब्लम हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो मानव को जो है हार्ट अटैक जैसी समस्या उत्पन्न होती है, क्या हार्ट अटैक जैसी समस्या उत्पन्न होती है ना। हार्ट अटैक जैसी समस्या जो उत्पन्न होती है ये आपको हृदय धमनी में प्रॉब्लम हो जाती है तो हार्ट अटैक जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, और आदमी को जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाए तो आदमी को जो है मौत भी हो सकता है, रास्ते में ही जाते वक्त ही वो टपक सकता है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जाने और आने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है, ये चीज़ आप लोग और हम भी समझते हैं। तो जिसको जाना है जाए और जिसको आना है वो आए, है ना। तो चलिए
चलिए एक बार आप लोग शेयर कर दिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस हम लोग कोशिश कर सकते हैं, है ना, और अच्छे पैरामेडिक्स आप लोग बन के लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। कह रहा है साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए तो। साबुन जो आप लोग यूज करते हैं नहाते वक्त, लक्स यूज करते हैं, क्या कहते हैं, कौन कौन साबुन आ गया आप तो मतलब कि मत पूछो, है ना। लक्स आ गया, लक्स तो है ही है पुरनका, है ना। बहुत सारे हैं, लाइफ बॉय है। तो उन सभी साबुन को बनाने के लिए कौन सा प्रक्रिया यूज होता है ये आपसे पूछ रहा है ना। साबुन को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर देना है माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि साबुनीकरण, डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग, है ना। साबुनीकरण तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर आप लोग का, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग को मेहनत करते रहना है। आप लोग को पैरामेडिक्स बनने से कोई दुनिया की पावर रोक नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बस आप लोग को एक ही चीज ध्यान में रखना है कि अपने दिल और दिमाग में सेवा की भावना हरदम रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पेशेंट के प्रति जो है प्यार आप लोग को रहना चाहिए। चलिए रक्त को थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, बताइए तो। रक्त को थक्का कैसे बनने में जो है कौन सा अवयव जो है मदद करता है, बताइए तो। रक्त को थक्का बनने में कौन सा अवयव मदद करता है, बताइए तो। ब्लड को थक्का बनाने में मदद जो करता है कौन सा अवयव मदद करता है, बताइए आप लोग, है ना। तो ए में कह रहा है विटामिन ए, बी में कह रहा है विटामिन के, डी में कह रहा है बी में कह रहा है, बी में आपको कह रहा है विटामिन डी, और डी में कह रहा है फॉलिक एसिड, है ना। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स एक के बार में आप लोग टिक कर रहे हैं कि सर विटामिन जो के होता है ना, इनमें प्रोथ्रोम्बिन नाम का रासायनिक पदार्थ होता है और ये जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स कि विटामिन के हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए विटामिन के में जो है प्रोथ्रोम्बिन नाम का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। क्या प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका हाथ कट जाता है ना तो वहां पे प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक रासायनिक पदार्थ बनता है और वो जो क्या करता है कि ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है और आपका खून जो है बहने से रुक जाता है ना। तो इस तरीके से अगर हाथ कट जाता है तो वहां पे ब्लड थक्का हो जाता है और घाव बन जाता है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। सेल जो है डिवीजन होता है और फिर घाव भर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 21 नंबर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, बताइए तो। फैराडे का नियम, ये आपको फिजिक्स से क्वेश्चन है क्या, ये आपका क्वेश्चन जो है फिजिक्स से है क्या, फिजिक्स से ये क्वेश्चन है, फिजिक्स से ये क्वेश्चन है और ये आपसे पूछ रहा है विद्युत के दो विद्युत आवेश, क्या दो गो विद्युत आवेश है ना, दो गो विद्युत आवेश है के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, बताइए तो किससे संबंधित है। फैराडे के नियम है ना, ओम के नियम और उसके बाद सी में कह रहा है कूलॉम का नियम और डी में कह रहा है एम्पियर का नियम, बताइए तो किसके नियम से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच यानी दो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो है बीच लगने वाले फोर्स जो होता है वो किससे संबंधित है, बताइए तो आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कूलॉम का नियम ना हो जाएगा सर, तो बिल्कुल राइट आंसर है। हम लोग 12th में पढ़े थे, मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि सर हम जो है 12th में पढ़े थे ये चीज, है ना। तो जो भी लोग आप लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलता है और निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए आप लोग जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, चाहे आप सही बनाइए या फिर गलती बनाइए, लेकिन पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है ना। एक यही फायदा है, निगेटिव मार्किंग नहीं है पैरामेडिकल में, है ना। पैरामेडिकल मैट्रिक या फिर पैरामेडिकल इंटर वाले में, है ना। तो यहाँ पे बीसीईसी में निगेटिव मार्किंग है, जहाँ पे पैरामेडिकल के ही बैचलर डिग्री को कराया जाता है, प्रोफेशनल बैचलर डिग्री प्रोग्राम आते हैं बीसीईसी के अंतर्गत, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि सर सी हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से सबसे भारी धातु, ये आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, क्या केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आपको आ गया और ये आपसे पूछ रहा है केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से सबसे भारी धातु आपसे, सबसे भारी मेटल आपसे पूछ रहा है ना। यूरेनियम हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बताइए तो क्या हो गया। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड जो भी लोग कह रहे हैं कि सर यूरेनियम ना हो जाएगा, सबसे भारी धातु जो है वो आपको यूरेनियम है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप लोग का, है ना। तो चलिए इसी तरीके से आपको आंसर देते रहना है ना और डेली लाइव क्लास में जो है 7:30 बजे आप लोग को जुड़ना है ना। हो सकता है कि किसी दिन टेक्निकल एरर से नहीं मतलब क्लास चल पाए तो उस दिन जो है आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स आप लोग का जवाब आ रहा है कि सर यूरेनियम जो है क्या यूरेनियम जो है इसका राइट आंसर है, तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं
और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, किसको बढ़ाई जाती है बताइए। तो स्टील को कठोरता जो प्रदान की जाती है उसमें किसको बढ़ाई जाती है, कठोरता बढ़ाने के लिए जो है, कठोरता बढ़ाने के लिए स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसको बढ़ाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है ना। सिलिकॉन की मात्रा को, मैग्नीज की मात्रा को, कार्बन की मात्रा को, क्रोमियम की मात्रा को, बताइए तो किसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है हमारे फ्रेंड्स। स्टील को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए किसका मात्रा बढ़ाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड जो भी लोग आप लोग कह रहे हैं कि सर कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाता है, तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि कार्बन की मात्रा जो है वो आपको बढ़ाया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है हमारे फ्रेंड्स, है ना। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि सर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए, तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। और अगला क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे, प्रियंका कुमारी, ताजवाली, निशा यादव, प्रिंस कुमार, सुमन, निशा कश्यप जी, बहुत सारे लोग हैं जो कि सही आंसर दे रहे हैं ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बॉक्साइट अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है, बताइए तो बॉक्साइट से किसकी प्राप्ति होती है। ये आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, और ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको केमिस्ट्री में 12th के केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ना। ये आपको 12th के केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है। तो ये आप लोग एक के बार में टिक कर रहे हैं कि सर एल्यूमिनियम को निकाला जाता है बॉक्साइट से। हम लोग 9th में भी पढ़े थे, 8th में भी पढ़े थे, और 10th में भी पढ़े हैं, और 12th में भी पढ़े हैं ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो भी लोग कह रहे हैं कि सर एल्यूमिनियम हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए माय डियर फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, तो आप लोग को जवाब देना है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देके जाना है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए बॉक्साइट अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो इसका राइट आंसर देना है आप लोग को। बॉक्साइट से अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना, बॉक्साइट से किसको निकाला जाता है, तो ये आपको निकाला जाता है एल्यूमिनियम को, है ना। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है ना, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछे चाहे फिरा के पूछे चाहे जैसे पूछे, है ना, टिक करना है आप लोग को एल्यूमिनियम को ही। बॉक्साइट से किसको निकाला जाता है, बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स धातु पूछ रहा है ना, तो ये आपको चांदी हो जाएगा, है ना, सॉरी, तो ये आपको चांदी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो धातु पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स धातु जो हो जाएगा ये आपको चांदी हो जाएगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, है ना, नहीं मैग्नीज होगा, नहीं तांबा होगा। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ए नंबर हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। और आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए आज का ये क्लास यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों एक बार आपसे निवेदन है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन मिलती रहेंगी, है ना। सॉरी ये तो 24 ही क्वेश्चन था, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो गया एल्यूमिनियम ही है ना, सॉरी एल्यूमिनियम ही है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है मैंने 25 सोचा था, सॉरी। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स 25 आ चुका है आपके स्क्रीन पे आंसर, और 25 नंबर आपसे पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है, बताइए तो रोटी जब आप लोग और हम लोग चबाते हैं तो वो मीठा क्यों लगता है, बताइए तो आप लोग, है ना। रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है, तो ये आपको लगता है कार्बोहाइड्रेट से शक्कर यानी कि शुगर में परिवर्तित हो जाता है ना, वसा शक्कर में परिवर्तित हो जाता है ना, प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, और डी में करा इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला होगा नहीं, डी तो होगा नहीं, कतई नहीं। तो 25 का आप लोग को राइट आंसर देना है ना, इसका राइट आंसर आप लोग को दे के जाना है। तो इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शक्कर यानी कि शुगर में परिवर्तित हो जाता है ना, यानी कि शुगर में जो परिवर्तित हो जाता है ये आपको कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है, और रोटी हम जब चबाते हैं तो वो आपको और हमको जो है मीठा लगता है ना। तो आज का यही क्वेश्चन था, और आज का क्लास यहीं पे एंड होता है दोस्तों। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन मिलता रहेगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट, आप लोग अपने सपनों से प्यार होना चाहिए, क्या प्यार होना चाहिए अपने सपनों से, है ना, अपनी सफलता से। इंसानों से प्यार तो हर कोई कर लेता है, चाहे वो शादी के बाद हो जाए चाहे शादी से पहले हो जाए, है ना। इंसानों से प्यार सभी को हो जाता है, लेकिन अपने सपनों से प्यार जो है किसी किसी को होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूं दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज का ये क्लास यहीं पे एंड होता है।